हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों RSAT की एक और क्लास लेके आया हूं मैं, और इस क्लास के अंदर होंगे दोस्तों 35 क्वेश्चन। ठीक है, 35 क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और 35 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, मैं स्टार्ट कर देता हूँ क्लास, एक मिनट। ओके। और उम्मीद ये करूंगा कि आप सारे प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आंसर देने का एक ही सीधा सा तात्पर्य ये है दोस्तों कि आपको सारे प्रश्न आ रहे होंगे और एग्जाम में आप गलती कम से कम करोगे फिर। ठीक है, तो आप भी ये चाहते होंगे कि गलती कम से कम हो, तो आपको साथ साथ में आंसर देने हैं दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला सवाल है हमारा, कंप्यूटर क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है। कंप्यूटर क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है दोस्तों, बताइए दोस्तों, क्या है मुख्य कार्य इसका। तो यहाँ पे बात करें दोस्तों हम मैं पेन ले लेता हूँ एक बार। ठीक है, यहाँ पे बात करें कंप्यूटर क्या है और इसका मुख्य कार्य क्या है। दो चीज पूछ रहा है इसमें, कंप्यूटर क्या है, इसका मुख्य कार्य क्या है। पहला ऑप्शन आ रहा है ये डेटा स्टोर करता है, बिल्कुल सही बात है। ये गणना और प्रोसेसिंग करता है, ये भी करता है दोस्तों, गणना भी करता है, प्रोसेसिंग भी करता है भाई। ये निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, बिल्कुल सही बात है, जो निर्देश हम देंगे उस हिसाब से कार्य करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब डी ऑप्शन सही होगा इसका, कि ये डेटा को स्टोर करता है, ये गणना भी करता है और प्रोसेसिंग करता है और निर्देशों के अनुसार कार्य भी करता है। ठीक है, और बात करें दोस्तों, कंप्यूटर जो होता है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है ये। तो सवाल ये भी आ सकता है कि कंप्यूटर कौन सा डिवाइस होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बोल देंगे, इलेक्ट्रॉनिक मशीन हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब जो बिजली से चलती है। किससे चलती है दोस्तों, बिजली से चलती है। क्लियर यहां तक का। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करता है, डेटा स्टोर करता है, ये गणना और प्रोसेसिंग का कार्य करता है, ये निर्देशों के अनुसार कार्य करता है, जो भी हम इसको कमांड देंगे उस अनुसार कार्य करेगा। मतलब यहाँ पे आएगा दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, तो किन किन बच्चों ने यहाँ पे डी ऑप्शन सेलेक्ट किया था उन सभी का ये सवाल सही है दोस्तों। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी उन बच्चों के पास में जिनकी एग्जाम है। ठीक है, ओके। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा दूसरे नंबर का। ध्यान रखना, क्वेश्चन मैंने इंग्लिश में भी लिखा है भाई, तो जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, कंप्यूटर सिस्टम के चार प्रमुख या मुख्य भाग कौन से हैं, है ना। ये सवाल मैंने 2-3 क्लासों में दे रखा है दोस्तों, क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है आपकी बात। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कंप्यूटर सिस्टम के चार मुख्य भाग कौन कौन से हैं। ठीक है, विच आर द फोर मेन पार्ट्स ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज या मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डाटा, मेमोरी या इनपुट, डिस्प्ले, आउटपुट, कमांड। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। तो यहाँ पे जो प्रमुख चार भाग होते हैं ना भाई, उसमें एक तो होता है यहाँ पे इनपुट, इनपुट करने के बाद में होता है प्रोसेस, और यहाँ पे आउटपुट, और फिर होता है दोस्तों स्टोरेज। तो ये चार प्रमुख इसके घटक है या भाग है। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, स्टोरेज। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दूसरे का जो आंसर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा दोस्तों यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। ठीक है, अगला सवाल है हमारा तीसरा यहाँ पे, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है। भाई कहा तो जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है। ठीक है, सवाल यहां से ये भी बन सकता है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। क्लियर यहां तक का। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन आ रहा है क्योंकि ये केवल डेटा स्टोर करता है। दूसरा ऑप्शन क्योंकि ये सभी गणनाएं और नियंत्रित करता है। क्योंकि ये स्क्रीन दिखाता है। क्योंकि ये यूजर को कमांड लेता है, यूजर से कमांड लेता है। ठीक है, तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है भाई। अगर आपको आता है इसमें से चार ऑप्शनों में से कोई सही आंसर आपको अगर आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दीजिएगा। ठीक है, कि सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क क्यों कहा जाता है। दोस्तों इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सभी गणनाएं और नियंत्रित करता है, मतलब सभी गणनाएं करता है एक तो। ठीक है, और सारे कंट्रोल इसी के पास होते हैं। ठीक है, जैसे आपके मस्तिष्क में सारे कंट्रोल रहते हैं, सारी गणनाएं करता है, वैसे ये भी करता है दोस्तों। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन इज राइट। ठीक है, और यहाँ पे इसकी जो फुल फॉर्म होती है ना सीपीयू की, ये भी ध्यान रखना, कई बार ये पूछी जा सकती है, इस सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है। सेंट्रल, है ना, प्रोसेसिंग, PROCELLS प्रोसेसिंग और यूनिट। ठीक है, इसका पूरा नाम होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा नाम होता है। ध्यान रखना, यहां से भी कई बार सवाल पूछ लिया जाता है। ठीक है, और सीपीयू को 3 भागों में बांटते हैं भाई। कितने भागों में बांटते हैं, सीपीयू को 3 भागों में बांटा जाता है। एक होता है आपका एएलयू, ठीक है, एक होता है आपका सीयू, और एक होता है दोस्तों एमयू। ठीक है,
क्लियर है तक का? इसको बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होता है दोस्तों कंट्रोल यूनिट, और ये होता है मेमोरी यूनिट। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे चौथा। 3 तक आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे भाई। चौथा सवाल है दोस्तों, रैम और रोम में क्या अंतर है? रैम और रोम में क्या अंतर है? दोनों एक समान है। रैम अस्थायी और रोम स्थायी मेमोरी होती है। रैम केवल पढ़ने के लिए है और रोम रीडेबल है। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? तो रैम और रोम ऐसा जो मेमोरी है, इनमें सवाल कई बार बन जाते हैं, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, रिपीट यहीं से होते हैं सवाल। ठीक है, तो बताइए दोस्तों। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैम की फुल फॉर्म क्या होती है भाई? रैम की फुल फॉर्म होती है एक तरीके से, मैं यह लिख देता हूं इस जगह पे, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। रैम की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, दिख रहा होगा आपको, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की क्या होती है दोस्तों? रोम की होती है रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? रीड ओनली मेमोरी होती है। क्लियर है तक का? अब बात करें दोस्तों, ये जो रैम होती है ना, ये होती है दोस्तों अस्थायी मेमोरी। कौन सी मेमोरी होती है दोस्तों? अस्थायी होती है। जबकि यहां पे बात करें रोम जो मेमोरी होती है, वो होती है दोस्तों स्थायी मेमोरी। क्या होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, मतलब ये होती है बिजली जाने पर डाटा खत्म, बिजली गई डाटा गया। ठीक है, बिजली जाने पर डाटा मिट जाता है। क्लियर है तक का? और यहाँ पे स्थायी रहता है। क्या रहता है दोस्तों? स्थायी रहता है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। रैम क्या होती है? अस्थायी होती है, और रोम क्या होती है दोस्तों? स्थायी मेमोरी होती है। क्लियर है तक का? तो बी ऑप्शन इज राइट। रैम अस्थायी मेमोरी होती है और रोम स्थायी मेमोरी होती है। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा आपको ये चीज। ओके, अब चलते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की ओर। 5वां क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी प्रोग्राम या एंटीवायरस? बताइए दोस्तों क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम? अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से आंसर दीजिए। कमेंट बॉक्स में देने से आपका जो पढ़ने का, जो याद होने का तरीका है और बढ़ जाएगा अच्छी तरह। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो सही जवाब होने वाला है वो होगा दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्या होगा दोस्तों? सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा। बी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है मल्टीटास्किंग क्या है दोस्तों? बताइए मल्टीटास्किंग क्या है? व्हाट इज मल्टीटास्किंग? एक समय में एक ही कार्य करना, केवल एक गेम खेलना, एक साथ कई कार्य करना, या केवल एक यूजर का उपयोग? बताइए दोस्तों मल्टीटास्किंग क्या है? तो यहां पे जो सही जवाब होने वाला है दोस्तों वो होगा एक साथ कई कार्य करना, मल्टी कार्य करना, एक साथ कई कार्य करना मल्टीटास्किंग का कार्य होता है दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट, एक साथ कई कार्य करना। अब चलते हैं दोस्तों 7वें क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है हमारा इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्यों कहा जाता है? ठीक है, इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है? बताइए दोस्तों। अगर आपको आता है तो जल्दी से आंसर दीजिए इसका। इंटरनेट को नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है? यह भी अब की बार इंपॉर्टेंट बनने वाला है सवाल। यह कई नेटवर्कों को जोड़ता है, यह एक कंपनी है, यह लैन से जुड़ा होता है, या केवल यह एक कंप्यूटर है? दोस्तों नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये कई नेटवर्कों को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब चलते हैं दोस्तों 8वें क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन है हमारा आज का कि आईपी एड्रेस क्या होता है? बताइए दोस्तों क्या होता है आईपी एड्रेस? मतलब पूरा नाम पूछा गया है आपसे। तो यहाँ पे आ रहा है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, इंटरनल पोर्ट एड्रेस, या इंटरनेशनल प्रोग्राम। ठीक है, या बात करें दोस्तों इंटरनल पासवर्ड। यहां पूछा क्या जा रहा है दोस्तों आपसे, आईपी एड्रेस का पूरा नाम क्या होता है, या आईपी एड्रेस क्या होता है? दोस्तों आईपी एड्रेस जो होता है वो होता है दोस्तों इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ठीक है, क्लियर है तक का? और ये जो होता है दोस्तों नंबरिंग में होता है, नंबर में होता है दोस्तों, नंबर डिजिट में होता है ये। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे कि 192.168.1
.50 ऐसे ही लिखा होता है दोस्तों आईपी एड्रेस। ध्यान रखना इस चीज का, ऐसे संख्या में एक श्रृंखला बनी होती है डॉट और नंबरों की, जिसमें आईपी एड्रेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसका है दोस्तों, आईपी एड्रेस का है। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों आज के 9वें सवाल की ओर। 9वां सवाल है हमारा ब्राउजर कैश का उपयोग क्या है। ब्राउजर कैश का उपयोग क्या है, वेबसाइट को धीमा बनाना, पुरानी वेबसाइटों को जल्दी खोलना, वायरस डाउनलोड करना या सिस्टम लॉक करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि ब्राउजर कैश का मतलब क्या होता है भाई। तो दोस्तों ब्राउजर कैश का जो उपयोग किया जाता है ना, वो किया जाता है दोस्तों पुरानी वेबसाइटों को जल्दी खोलना। ठीक है, ये ब्राउजर कैश की वजह से जो पुरानी ओल्ड वेबसाइट है अपनी, वो जल्दी से लोड हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आएगा बी ऑप्शन इज राइट। तो क्लास कैसी लग रही है भाई, अच्छी लग रही है तो अभी शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास में। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोग शेयर करोगे, जिससे सभी लोगों को इस क्लास का बेनिफिट हो सके। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 10वें क्वेश्चन की ओर। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, इंटरनेट पर आधारित सेवा, एक हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या लैन नेटवर्क। बताइए दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है। यहां पे बात की जा रही है आपसे क्लाउड कंप्यूटिंग की। दोस्तों क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जल्दी से मुझे बताइएगा। इंटरनेट पर आधारित सेवा, एक हार्ड डिस्क, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या लैन नेटवर्क। दोस्तों यहां पे आएगा इंटरनेट पर आधारित सेवा। इंटरनेट पर आधारित सेवा। फॉर एग्जांपल बता रहा हूं दोस्तों मैं, जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग कौन कौन सी होती है। जैसे बात करूं मैं, आपने यूज किया होगा गूगल ड्राइव का। किसका दोस्तों, गूगल ड्राइव। ठीक है, और एक जैसे मान लो वन ड्राइव का आपने यूज किया होगा, तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग में आती है दोस्तों, वन ड्राइव। ठीक है, ये दोनों किस में आएंगे दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग में आएंगे। यहाँ पे एक तरीके से इंटरनेट में डेटा हम सेव कर सकते हैं। क्लियर है तक का। तो मुझे बताइए 10 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं भाई, किस किस का रिजल्ट 10/10 आ रहा है यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन है हमारा आज का, यूपीआई क्या है। आज थोड़ा गला खराब हो रहा है दोस्तों, मैनेज कर लेना। यूपीआई क्या है भाई, बताइए। व्हाट इज यूपीआई, यूजर पेमेंट इंटरनेट, यूनिवर्सल पे आईडी, यूनिफाइड प्रोग्राम इंटरगेशन या यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। बताइए दोस्तों यूपीआई क्या है। दोस्तों यूपीआई की फुल फॉर्म बताने से पहले मैं बता देता हूं आपको यूपीआई के बारे में थोड़ा सा। एक तरीके से हम इसमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, रियल टाइम, क्या दोस्तों, रियल टाइम ओके भुगतान प्रणाली होती है ये, मतलब पेमेंट कर सकते हैं रियल टाइम में। रियल टाइम भुगतान प्रणाली होती है एक तरीके से ये। और एक बात करें इसमें एक और, तो यहाँ पे बात करें कि मोबाइल के माध्यम से बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे हम। किसमें दोस्तों, बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं पैसे। क्लियर है तक का। तो रियल टाइम भुगतान प्रणाली होती है यूपीआई, और मोबाइल के माध्यम से हम बैंक में ट्रांसफर कर सकते हैं इसमें। इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों, वो है दोस्तों यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। डी ऑप्शन इज राइट, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। क्लियर है तक का। अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 12वां यहाँ पे, नेफ्ट और आरटीजीएस में क्या अंतर है। बताइए दोस्तों, नेफ्ट बैच में, आरटीजीएस तुरंत ट्रांसफर करता है, दोनों एक समान है। आरटीजीएस केवल रात को होता है, नेफ्ट ऑफलाइन है। बताइए दोस्तों क्या होता है दोनों में अंतर, इसमें और इसमें क्या अंतर होता है। दोस्तों नेफ्ट बैच में चलता है, जबकि आरटीजीएस से हम तुरंत ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब टाइम लगाएगा नहीं आपके। ठीक है, तो आरटीजीएस से तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, जबकि नेफ्ट क्या होता है दोस्तों, बैच में होता है। क्लियर यहां तक का। अब चलते हैं दोस्तों 13वें क्वेश्चन की ओर। आज का 13वां क्वेश्चन है हमारा कि भीम ऐप का उद्देश्य क्या है, पर्पज ऑफ भीम ऐप। तो यहाँ पे आएगा सोशल मीडिया, डिजिटल भुगतान, गेम या बैंकिंग लोन। बताइए दोस्तों भीम ऐप का क्या है। दोस्तों भीम ऐप का एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि डिजिटल भुगतान कर सकते हैं। इससे क्या कर सकते हैं दोस्तों, डिजिटल भुगतान। अब कई बार यहाँ पे भीम ऐप की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो इसकी पूरा नाम है, भीम ऐप का पूरा नाम क्या है दोस्तों, यहाँ पे भारत, बी फॉर भारत, ओके, इंटरफेस, आई फॉर इंटरफेस, ओके, फॉर मनी, इसका पूरा नाम है दोस्तों, है ना। एक तरीके से भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका पूरा नाम एक तरीके से, ध्यान रखना इस चीज का भी। अब चलते हैं दोस्तों
अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का उपयोग किस लिए होता है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज का जो उपयोग होता है दोस्तों, वो किस लिए होता है? एक पत्र को कई लोगों के पास भेजने के लिए, टेक्स्ट बोल्ड करने के लिए, टेबल इंसर्ट करने के लिए, ग्रामर चेक करने के लिए। दोस्तों यहाँ पे मेल मर्ज की बात की जाए, यहाँ पे बात की जाए किसकी दोस्तों? मेल मर्ज की। तो मेल मर्ज का जो उपयोग किया जाता है ना, वो एक पत्र को कई लोगों के पास भेजने के लिए एक साथ में, ठीक है, इसलिए किया जाता है कि एक पत्र को हम कई लोगों के पास भेज सकते हैं, ठीक है, नाम और एड्रेस अलग अलग करके। ओके, अब चलते हैं आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 15वां। एमएस वर्ड में स्पेल चेक का शॉर्टकट क्या है? एमएस वर्ड में स्पेल चेक का शॉर्टकट क्या है भाई? F7, कंट्रोल S, कंट्रोल P, अल्ट F4। बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब। और क्लास कैसी लग रही है भाई? अगर अच्छी लग रही हो तो सभी दोस्तों के पास शेयर कर दो इस क्लास को, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेल चेक का जो शॉर्टकट होता है ना भाई, वो होता है F7। क्या होता है दोस्तों? F7 होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन इज राइट। कंट्रोल S का मतलब होता है दोस्तों सेव करना, हम सेव कर सकते हैं। जबकि F12 का यूज होता है दोस्तों सेवेज करना। क्या होता है दोस्तों? सेवेज करना। कंट्रोल P का मतलब होता है दोस्तों प्रिंट करना। क्या होता है दोस्तों? प्रिंट करना होता है। जबकि अल्ट F4 का क्या होता है? प्रोग्राम को क्लोज करना। ओके, प्रोग्राम को बंद करना एक तरीके से, या क्लोज करना हम बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। मुझे बताइए 15 में से आपके कितने सवाल सही हो चुके हैं भाई, ठीक है। और इस क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना, जिससे सभी को बेनिफिट हो सके और पता लग सके कि उनकी तैयारी कैसी है, ठीक है। और जिनकी तैयारी भी कमजोर लग रही है तो वो मेरी पूरी क्लास देखिए एक साथ में, ठीक है। काफी अच्छी वीडियो है और साथ में मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएंगे दोस्तों क्लियर, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के 16वें सवाल की ओर। एक्सेल में ऑटोफिल क्या करता है भाई? एक्सेल में ऑटोफिल क्या करता है? व्हाट डज ऑटोफिल डू इन एक्सेल? डेटा मिटाता है, डेटा को दोहराता है, सीट बंद करता है, या कॉलम हटाता है? बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे ऑटोफिल का जो काम होता है ना वो डेटा को दोहरान करना होता है एक तरीके से, मतलब रिपीट करना होता है डेटा को बार बार, ठीक है। क्लियर है तक का? तो डेटा को दोहराता है। 16 में आएगा बी ऑप्शन, डेटा को दोहराता है। यहाँ पे आगे चलते हैं 17वें क्वेश्चन की ओर। सम फंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है? एक बात ध्यान रखना, एक्सेल का जो फंक्शन है उनमें से एक सवाल पक्का मिलेगा आपका, मतलब फंक्शन से जो दोस्तों यहाँ पे सवाल जरूर पूछा जाएगा आपसे। तो सम फंक्शन का प्रयोग किस लिए होता है? जोड़ करने के लिए, औसत निकालने के लिए, घटाने के लिए, या गिनती करने के लिए? बताइए दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों जो सम फंक्शन का यूज होता है ना, वो किस लिए होता है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, क्योंकि मैंने काफी सारी क्लास में ये चीज क्लियर कर रखी है आपसे, ठीक है। ये तो जो चीज एक बार पढ़ लेते हैं ना दोस्तों, तो उसका आपको आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो बार बार उसको पढ़ना ना पड़े, इसलिए उसका आंसर पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि फंक्शन जरूर आएगा आपका, एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा फंक्शन का, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे बात करें सम फंक्शन का, तो सम फंक्शन आता है दोस्तों जोड़ करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? जोड़ करने के लिए आता है। एवरेज की बात करें या औसत निकालने के लिए बात करें तो यहाँ पे काम आता है दोस्तों AVERAGE। एवरेज की बात करें तो एवरेज आता है औसत निकालने के लिए, ठीक है। एक बात ध्यान रखना, घटाने के लिए तो यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि A1 माइनस A2, तो ऐसे यूज करेंगे हम इसका, तो है ना। लेकिन यहाँ पे गिनती करने के लिए देखो गिनती करने के लिए हम काउंट का यूज कर सकते हैं। किसका दोस्तों? काउंट का। लेकिन काउंट क्या करता है दोस्तों? काउंट सिर्फ संख्या काउंट करता है, ठीक है। थोड़ा मैं लिख देता हूं यहाँ पे जो आपको क्लियर हो जाएगा इस चीज का। देखो एक होता है काउंट, एक होता है काउंट ए, ठीक है, और एक होता है COUNT काउंट ब्लैंक। एक बात ध्यान रखना, एक होता है काउंट, एक होता है काउंट ए, एक होता है काउंट ब्लैंक। काउंट की बात करें तो ये क्या करता है दोस्तों? संख्या गिनता है। क्या करता है दोस्तों? संख्या गिनता है। काउंट ए की बात करें तो भरी हुई सेल गिनता है। क्या करता है दोस्तों? भरी हुई सेल को गिनता है, मतलब जो भी अक्षर लिख रखे हैं सबको गिनता है ये। और ये काउंट ब्लैंक की बात करें तो ये करता है दोस्तों खाली सेल को गिनता है। क्या करता है दोस्तों? खाली सेल को गिनता है, जो सेल खाली है उनको गिन देगा एक तरीके से, ठीक है। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, अब की बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तीनों में से कोई सा भी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 18वां। तो मजा आ रहा होगा क्लास में भाई, ठीक है। रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या अंतर है? रिलेटिव और एब्सोल्यूट रेफरेंस में क्या अंतर है भाई? पहला, रिलेटिव बदलता है, एब्सोल्यूट नहीं। दोनों समान होते हैं। एब्सोल्यूट टेक्स्ट के लिए होता है या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों।
देखो भाई, जहां से रिलेटिव बात करें ये बदलता है दोस्तों, मतलब एक जगह से दूसरी जगह कॉपी करेंगे तो बदल जाएगा एक तरीके से, लेकिन ये नहीं बदलेगा क्योंकि ये डाटा जो होता है ना एब्सोल्यूट वाला ऐसे रहता है। जैसे कि मैं $A$1 तो ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है ये कौन सी एब्सोल्यूट है, तो ये चेंज नहीं होगी, ये स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? स्थिर की तरह काम करती है। यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 18वां आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं भाई बिना किसी देर के 19वें सवाल की तरफ। 19वां पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है? पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है? नई स्लाइड बनाना, वीडियो चलाना, सभी स्लाइड को समान डिजाइन रखना, चार्ट बनाना। बताइए दोस्तों, पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर का कार्य क्या है? फंक्शन ऑफ स्लाइड मास्टर, नई स्लाइड बनाना, वीडियो चलाना, सभी स्लाइड में समान डिजाइन रखना या चार्ट बनाना। अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। पावर पॉइंट में स्लाइड मास्टर, मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि मैंने ये सवाल काफी बार रिपीट कर दिया भाई। ठीक है, तो अब तो आप आंसर दे सकते हो अगर आपने मेरी पुरानी क्लास देखी हो। ठीक है, 2-3 क्लासों के अंदर मैंने इसी क्वेश्चन को बता रखा है बार बार। तो अगर आपको आता है जल्दी बताइए मुझे। दोस्तों, स्लाइड मास्टर का जो काम होता है वो होता है सभी स्लाइड में समान डिजाइन रखना, सभी स्लाइड में समान डिजाइन रखना दोस्तों। सी ऑप्शन इज राइट। क्लियर। अब चलते हैं दोस्तों आज के 20वें सवाल की और 20वां सवाल है आज का हमारा, पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस में क्या अंतर है? रिपीटेड सवाल है दोस्तों, काफी बार बता दिया मैंने दोस्तों, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रिपीटेड सवाल है, लेकिन मुझे इंपॉर्टेंट लगा इसलिए इस क्लास में मैंने रख दिया इसको कि पावर पॉइंट में एनिमेशन और ट्रांजिशंस में क्या अंतर है। दोनों समान है, ट्रांजिशंस केवल चित्रों के लिए होता है, एनिमेशन स्लाइड के अंदर और ट्रांजिशन स्लाइड के बीच में। बताइए दोस्तों, या एनिमेशन केवल ऑडियो के लिए होता है? दोस्तों बात करें एनिमेशन की, तो एनिमेशन होता है स्लाइड के अंदर जो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं ना भाई साहब, जो टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें एनिमेशन काम करता है। लेकिन ये मानो कि एक स्लाइड से हम दूसरी स्लाइड के बीच में जा रहे हैं और दूसरी स्लाइड में जो यहाँ पे जो एक तरीके से प्रभाव पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में जाने के बीच में, उस प्रभाव को क्या बोलते हैं हम? ट्रांजिशंस में आता है वो। क्लियर है तक का? तो यहाँ पे आएगा एनिमेशन स्लाइड के अंदर होता है, कोई ऑब्जेक्ट में टेक्स्ट में लगता है एक तरीके से, लेकिन ट्रांजिशन स्लाइड दो स्लाइडों के बीच में लगता है। क्लियर यहाँ तक का? तो यहाँ पे आएगा सी ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? और मुझे बताइए 20 में से आपके कितने सही हो चुके हैं अब तक? ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 21वां, फायरवेल क्या होता है? फायरवेल क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस रोकने वाला सिस्टम, हार्ड डिस्क, मॉनिटर या नेटवर्क केबल। दोस्तों फायरवेल की बात करें तो ये होता है दोस्तों अनऑथराइज एक्सेस रोकने वाला सिस्टम। ए ऑप्शन इज राइट। किस किस का सही है भाई? ए ऑप्शन यहाँ पे। अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 22वां, फिशिंग क्या होती है दोस्तों? जल्दी बताइए, फिशिंग क्या होती है? कई बार बता दिया मैंने क्योंकि मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है, इसे बार बार लेके आ रहा हूँ फिशिंग वाला भी मैं, क्योंकि एक सवाल तो यहाँ से पूछा ही जाएगा आपसे। फिशिंग क्या होती है दोस्तों? नकली वेबसाइट द्वारा चोरी करना, डेटा चोरी करना, वायरस हटाना, नेटवर्क बनाना या गेम डाउनलोड करना। दोस्तों फिशिंग की बात की जाए तो ये होती है दोस्तों जैसे ईमेल वगैरह से, ईमेल आईडी वगैरह से कोई मेल भेजना और उस मेल के द्वारा आपकी कोई संवेदनशील जानकारी चुराना, संवेदनशील जानकारी चुराना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आएगा नकली वेबसाइट द्वारा डेटा चोरी करना, जिसमें आपके पासवर्ड भी हो सकते हैं, आपकी बैंक डिटेल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो फिशिंग अटैक बोलेंगे उसको। क्या बोलेंगे दोस्तों? फिशिंग अटैक बोलेंगे। क्लियर यहाँ तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। उम्मीद करता हूं 22वां समझ में आ गया होगा भाई आप सभी को। साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य क्या है? नेटवर्क को तेज करना, डेटा की सुरक्षा, फाइल हटाना, गेम इंस्टॉल करना। बताइए दोस्तों क्या है साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य? तो दोस्तों यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का जो उद्देश्य है ना वो है डेटा की सुरक्षा। क्या है दोस्तों? डेटा की सुरक्षा। ओके, अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा यहाँ पे 24वां, सीएससी क्या है? सीएससी क्या है? ठीक है, तो सीएससी से पहले बता देता हूं इसके फुल फॉर्म से पहले कि सीएससी होती क्या है या कहां काम आती है। तो सीएससी दोस्तों काम आती है ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए। ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए सीएससी काम आती है। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस। कौन सी गवर्नेंस दोस्तों? ई गवर्नेंस, गवर्नेंस। ओके, ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए, सेवाएं प्रदान
प्रदान करने हेतु या करने के लिए, ओके, करने के लिए। तो सीएससी काम कहाँ आती है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्रों में ई गवर्नेंस सेवाएं प्रदान करने के लिए काम आती है। लेकिन बात यह है कि इसका पूरा नाम क्या है? क्या है दोस्तों? पूरा नाम क्या है इसका? पूरा नाम पूछ रहा है आपसे। तो पूरा नाम है दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर। क्या है दोस्तों? कॉमन सर्विस सेंटर। ए ऑप्शन इज राइट। सी फॉर कॉमन, एस फॉर सर्विस और सी फॉर सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 25वां। ई-मित्रा क्या है? व्हाट इज ई-मित्रा? एक सरकारी ई सेवा प्रणाली, सोशल मीडिया ऐप, बैंकिंग सॉफ्टवेयर या फाइल ट्रांसफर सर्विस। बताइए दोस्तों ई-मित्रा क्या है? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। दोस्तों ई-मित्रा एक सरकारी ई सेवा प्रणाली है। क्लियर है तक का? ये सरकारी ई सेवा प्रणाली जहां पे आप कोई बिल जमा कर सकते हैं, है ना, जन्म प्रमाण पत्र वगैरह जो भी है आप यहाँ पे काम कर सकते हैं इसका। अब बात करें दोस्तों आज के 26वें सवाल की। जन आधार योजना का उद्देश्य क्या है? जन आधार योजना का उद्देश्य क्या है? ठीक है, अब आप बोलोगे जन आधार कंप्यूटर में कहां से आ गया भाई? लेकिन दोस्तों जन आधार का आपके टॉपिक है RSCIT की बुक में, ठीक है, तो वहां से मैंने लिया है इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो जन आधार योजना का उद्देश्य क्या है? परिवार आधारित पहचान देना, राशन कार्ड बदलना, पासपोर्ट बनाना या किसान पंजीकरण करना। ठीक है, जल्दी से मुझे बताइए जन आधार योजना का उद्देश्य क्या है भाई? दोस्तों जन आधार योजना का उद्देश्य जो है ना वो है परिवार आधारित पहचान देना, परिवार आधारित पहचान देना। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा 27वां आज का। राज्य संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? राज्य संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है? पर्पज ऑफ राज्य संपर्क पोर्टल। पहला ऑप्शन परीक्षा परिणाम दिखाना, टैक्स भुगतान करना, स्वास्थ्य सुविधा, शिकायतों का निस्तारण। बताइए दोस्तों राज्य संपर्क पोर्टल का उद्देश्य क्या है भाई? अगर आपको आता है तो जल्दी से मुझे बताइएगा। दोस्तों यहाँ पे राज्य संपर्क पोर्टल का है कि शिकायतों का निस्तारण करना, ऑनलाइन जो शिकायत आप करते हो उनका निस्तारण करना किसकी जिम्मेदारी है? राज्य संपर्क पोर्टल की है। क्लियर है तक का? अब चलते हैं दोस्तों आज के 28वें क्वेश्चन की ओर। आईटी के उपयोगी अनुप्रयोग कौन से हैं? आईटी के उपयोगी अनुप्रयोग कौन से हैं? अनुप्रयोग मतलब एप्लीकेशन कौन से हैं? जल्दी बताइएगा। केवल गेम, केवल टीवी, केवल मोबाइल, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, शासन। तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब होगा वो होगा शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग और शासन। ये इसके एप्लीकेशन है। बात करें दोस्तों यहाँ पे कि आईटी का पूरा नाम क्या है? कई बार यहाँ पे आईटी का पूरा नाम आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि फुल फॉर्म में आपके 1 या 2 पूछी जाएंगी आपसे। तो आईटी का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है दोस्तों? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, है ना। तो यहाँ पे ध्यान रखना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आएगा आईटी का पूरा नाम। क्लियर है तक का? तो उम्मीद है करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा ये 28वां भी। अब चलते हैं आज के 29 की ओर। कीबोर्ड क्या है और इसका उपयोग क्या है? आउटपुट डिवाइस, डेटा इनपुट करने के लिए, डेटा स्टोर करने के लिए, नेटवर्क जोड़ने के लिए। भाई आपने जब भी कंप्यूटर चलाया होगा तो कीबोर्ड का तो यूज किया ही होगा। तो बताइए कीबोर्ड क्या है और इसका उपयोग क्या है? अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता ना तो मैं समझूंगा कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, तो अच्छी करने के लिए मैंने दोस्तों यहाँ पे प्लेलिस्ट बना रखी है RSCIT की। ठीक है, तो आपको सारी वीडियोस देखनी है। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो आप एक काम कीजिएगा 2x में या 2.5x में आप चला के देख सकते हैं उनको आराम से। ठीक है, सारे क्लास के जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप नोटबुक में उनको लिख भी सकते हैं जिससे आपकी और तैयारी मजबूत हो सके। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देते रहना है जिससे आपकी तैयारी का पता लगे। ठीक है, और फिर एंड में देखना, क्लास के एंड में ये पता लगाना है आपको कि आपके इस क्लास में से कितने क्वेश्चन सही हो चुके हैं भाई। ठीक है, तो उम्मीद तो मुझे ये रहेगी कि आपके पूरे 35 में से 35 सही रहे। लेकिन फिर भी मान लो किसी के 30 से 25 क्वेश्चन सही है, किसी के 30 क्वेश्चन सही है, तो उनसे कहना चाहूंगा कि अभी तैयारी को और स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, अभी वक्त है एग्जाम में, लेकिन उससे पहले आप तैयारी को स्ट्रॉन्ग करो। ठीक है, तो यहाँ पे आ रहा है कि भाई कीबोर्ड क्या है, इसका उपयोग क्या होता है। तो ये ध्यान रखना कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों? यहाँ पे आ रहा है डेटा को इनपुट करने के लिए। क्या करने के लिए दोस्तों? डेटा को इनपुट करने के लिए यहाँ पे कीबोर्ड का काम होता है दोस्तों। और कीबोर्ड जो होता है ना वो एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होता है। क्लियर है यहाँ तक का? तो
ओके, कीबोर्ड क्या होता है दोस्तों? इनपुट डिवाइस होता है जो डेटा को इनपुट करता है। क्लियर यहाँ तक का? और आउटपुट डिवाइस में जैसे मॉनिटर हो गया, प्रिंटर हो गया, ये आते हैं। क्लियर यहाँ तक का? डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क हुई गया। क्लियर यहाँ तक? अब बात करें दोस्तों आज के 30वें क्वेश्चन की। 30वां क्वेश्चन क्या है हमारा आज का? यहां तक पहुंच ही गए तो 5-6 क्वेश्चन और है, उनको भी देख के जाना है आपको। तो यहाँ पे बात करें फंक्शन कीज। क्या दोस्तों? फंक्शन कीज। F1 से F12 का प्रयोग किस लिए होता है? अब बात यहाँ पे ये भी आ जाती है, कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। क्या दोस्तों? फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है? 12 होती है। और कहां से कहां तक होती है? ये F1 से लेकर के F12 तक होती है। क्लियर यहाँ तक का? और ये क्या काम आती है? एक विशेष काम करने के लिए, मतलब विशेष कार्य के लिए इनका यूज किया जाता है। हर एक एप्लीकेशन में इनका अलग अलग यूज होता है। ठीक है, तो कई बार आता है फंक्शन कुंजियों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, जो F1 से F12 तक होती है। मतलब एक सीरियल चलती है F1, है ना, फिर F2, F3, ऐसे चलता रहता है। एंड कुंजी जो रहती है F12 पे खत्म होती है। क्लियर यहाँ तक का? तो यहाँ पे बात करें दोस्तों कि ये काम क्या आती है? शॉर्टकट ऑपरेशन करने के लिए, स्क्रीन बंद करने के लिए, डिलीट करने के लिए, या डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे आएगा शॉर्टकट ऑपरेशन करने के लिए, एक विशेष कार्य के लिए। ठीक है, और मैं कुछ शॉर्टकट की आपको बता देता हूँ, जो आपके शॉर्टकट की क्या फंक्शन कीज बता देता हूँ, जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, देखो F1 जो होती है दोस्तों, वो आती है दोस्तों एक तरीके से हेल्प के लिए। ठीक है, कंप्यूटर में अगर आपको हेल्प चाहिए तो F1 प्रेस कर दो। ठीक है, F2 काम आती है दोस्तों रीनेम करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? रीनेम करने के लिए काम आती है। और यहां पे बात करें दोस्तों, एक होती है F5। ठीक है, F5 आप रिफ्रेश भी कर सकते हैं इससे। ठीक है, और पावर पॉइंट के अंदर आप यहाँ पे स्लाइड शो भी आप चालू कर सकते हैं इससे। ठीक है, पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड शो भी आप क्या कर सकते हैं दोस्तों? चालू कर सकते हैं। ठीक है, एक होती है दोस्तों F12 भी कई बार पूछ ली जाती है। तो ये काम आती है दोस्तों सेव एज करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? सेव एज करने के लिए काम आती है। तो ये प्रमुख है जो मैंने बता दी, इनमें से पूछी जा सकती है, तो आप देख लेना। ठीक है, बाकी अगर आपको सारी शॉर्टकट कीज पढ़नी है तो कमेंट बॉक्स में बताना, एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें सारी शॉर्टकट कीज के मैं क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। अब चलते हैं आज के 31वें क्वेश्चन की ओर। 35 क्वेश्चन थे इस क्लास के अंदर, ज्यादा नहीं थे। और एक बात और कहना चाहूंगा मैं, आपकी जो एग्जाम होगी उसके अंदर भी 35% आएंगे। ठीक है, और 35%, प्रत्येक पर्सन आपका 2 नंबर का रहेगा, मतलब पेपर रहेगा आपका 70 नंबर का। ठीक है, और समय आपके पास रहेगा दोस्तों 1 घंटे का। 1 घंटे का। ठीक है, मैं क्यों बता रहा हूं इस बात को? क्योंकि कई बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके 1 घंटे के अंदर पूरे 35% ही नहीं कर पाते हो, 20-25 तक पहुंचेंगे और टाइम ओवर हो जाएगा। तो मैं उनसे कहना चाहूंगा अभी से तैयारी को मजबूत करो और पूरे 35% करके आएंगे। कई लोगों का सवाल है कि सर पेपर में नेगेटिव मार्किंग होगी क्या? बिल्कुल भी नहीं होगी। ठीक है, सारे पर्सन करके आओ, है ना। गलत होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन करके सारे आने हैं आपको। और पास होने के लिए आपको 14% सही करने होंगे। 14% अगर आपके सही हैं तो आप क्या हो जाओगे दोस्तों? पास हो जाओगे RSCIT के अंदर। लेकिन पास ही नहीं देखना, आपको अच्छी परसेंटेज बनानी है, अच्छा स्कोर करना है। तो पूरी क्लास देखो मेरी और साथ में रिवीजन करते जाओ भाई। अब सवाल 31वां, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का उपयोग कब किया जाता है? कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस डिलीट का उपयोग कब किया जाता है? पहला ऑप्शन, टास्क मैनेजर खोलने या सिस्टम लॉक करने के लिए, फाइल सेव करने के लिए, कॉपी करने के लिए, या पेस्ट करने के लिए। बताइए दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे बात करें कंट्रोल अल्ट और डिलीट का जो उपयोग किया जाता है, वो किया जाता है दोस्तों टास्क मैनेजर खोलने या सिस्टम लॉक करने के लिए। तो यहाँ पे आएगा ए ऑप्शन इज राइट। अब बात करें फाइल सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल और एस का। बात करें कॉपी करने के लिए प्रयोग किया जाता है दोस्तों कंट्रोल और सी का। कंट्रोल सी मतलब कॉपी। और पेस्ट करने के लिए होता है भाई साहब कंट्रोल और वी का प्रयोग। ठीक है, कई लोग क्या सोचेंगे पेस्ट में पी आ रहा है, कंट्रोल पी कर देते हैं। तो कंट्रोल पी होता है दोस्तों प्रिंट करने के लिए, जबकि कंट्रोल वी होता है दोस्तों पेस्ट करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो दोबारा देख लो। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 32वें क्वेश्चन की ओर। कंट्रोल शिफ्ट और एन शॉर्टकट का कार्य क्या है? कंट्रोल शिफ्ट और एन का शॉर्टकट का कार्य क्या है भाई? नया फोल्डर बनाना, फाइल डिलीट करना, फाइल कॉपी करना, फाइल रीनेम करना। बताइए दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग एक तरीके से क्या है? ओके दोस्तों, कंट्रोल और शिफ्ट और एन का जो बेसिक प्रयोग होता है दोस्तों, वो होता है दोस्तों नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए। किसके लिए दोस्तों? नया फोल्डर क्रिएट करने के लिए, बनाने के लिए। ठीक है,
और यहाँ पे अगर बात की जाए दोस्तों, कई बार आपसे एमएस वर्ड में पूछ लिया जाता है कि कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग एमएस वर्ड में क्या होता है, तो एमएस वर्ड में होता है दोस्तों नॉर्मल स्टाइल के लिए। किसके लिए दोस्तों? नॉर्मल स्टाइल के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? कंट्रोल शिफ्ट एन का। मतलब नॉर्मल स्टाइल अप्लाई कर सकते हो एमएस वर्ड के अंदर कंट्रोल शिफ्ट एन से, लेकिन वैसे क्या होता है दोस्तों, न्यू फोल्डर क्रिएट किया जाता है, नया फोल्डर बनाया जाता है। ठीक है, अब बात करें फाइल डिलीट करने की, तो आप डिलीट यूज कर सकते हो, है ना, या बैक स्पेस यूज कर सकते हो एक तरीके से। ठीक है, अब बात करें यहाँ पे दोस्तों, फाइल कॉपी करने के लिए कंट्रोल+C का प्रयोग किया जाता है, और रीनेम करने के लिए F2 का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है तक का? और फाइल डिलीट करने की तो अलग प्रोसेस होती है थोड़ी सी। ठीक है, तो राइट क्लिक करके डिलीट का ऑप्शन आएगा, आराम से आप कर सकते हो वहां से। ठीक है, अब बात करते हैं आज 33 की दोस्तों। 33 में दोस्तों क्या होगा, पीडीएफ का पूरा नाम क्या है? पीडीएफ में का पूरा नाम क्या है भाई? ठीक है, प्रोग्राम डेटा फाइल, पेज डिस्प्ले फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, या प्रिंटेड डॉक्यूमेंट फाइल। भाई साहब आता है तो कमेंट बॉक्स में दीजिए इसका आंसर। दोस्तों यहाँ पे पीडीएफ का पूरा नाम क्या होगा? पीडीएफ का पूरा नाम होगा पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या होगा दोस्तों? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्लियर है तक का? एक ऐसी फाइल दिखाई देती है आपको, उसमें लिखा आता है ना पीडीएफ, वो पीडीएफ फाइल होती है आपकी। क्लियर है तक का? आपने आसानी से देखी होगी खूब अच्छी तरह, कहीं भी मोबाइल में भी होती है, और आपने कंप्यूटर ऑन किया होगा तो वहां भी आप बना सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं वैसे। अब चलते हैं दोस्तों 34 की तरफ। आज का सेकंड लास्ट है ये। एक्सेल में चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है भाई? फाइल सेव करने के लिए, फॉर्मूला हटाने के लिए, डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए, कॉलम जोड़ने के लिए। बताइए दोस्तों, एक्सेल में चार्ट का उपयोग क्यों किया जाता है? दोस्तों एक्सेल में चार्ट का उपयोग किया जाता है डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए। डेटा को ग्राफिकल रूप में दिखाने के लिए चार्ट का उपयोग किया जाता है दोस्तों। ठीक है, और अब बात करें यहाँ पे चार्ट के लिए जो शॉर्टकट की होती है एक्सेल में F11 होती है। F11 प्रेस करेंगे तो चार्ट आ जाएगा अगर आपने डाटा सेलेक्ट कर रखा है तो। क्लियर है तक का? और ग्राफिकल ऐसे दिखाई देता है कुछ, मैंने काफी वीडियो में बता रखा है आपको, रिपीटेड क्वेश्चन था, अगर आपने आंसर दिया तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों इसकी। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों आज के 35 की और। आज का अंतिम सवाल है ये, आज का अंतिम सवाल है, राजस्थान ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? राजस्थान ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ राजस्थान ई गवर्नेंस, केवल इंटरनेट उपलब्ध कराना, कंप्यूटर बेचने का कार्य, मोबाइल सर्विस, या सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना। जल्दी से बताइए दोस्तों क्या होगा इसका सही जवाब? सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना, यही जवाब होगा इसका। तो यहाँ पे करेंगे दोस्तों हम डी ऑप्शन पे क्लिक। ठीक है, तो सरकारी सेवाओं को डिजिटल माध्यम से नागरिकों तक पहुंचाना राजस्थान ई गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, आपका उद्देश्य क्या रहेगा दोस्तों? इस क्लास को पूरा देखना, अच्छे से देखना और सारे क्वेश्चन क्लियर करना। ठीक है, अगर इस क्लास के क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं तो मेरी अगली क्लास देखो। ठीक है, एक क्लास के भरोसे नहीं रहना आपको। ठीक है, कई लोगों के कमेंट आते हैं सर ये 35 बहुत इंपॉर्टेंट है क्या? भाई मैं इंपॉर्टेंट क्लास दे रहा हूं आपको। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, एक दो क्वेश्चन मिल जाते हैं क्लास से। ठीक है, लेकिन आपको अगर पूरे क्वेश्चन मिलाने हैं तो पूरी क्लास देखो मेरी आप। ठीक है, अगर आपके पास समय कम है तो 2x करो, 2.5x करो आराम से स्पीड, और फिर आप आराम से देखो उस क्लास को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। अगर समझ में आ गया तो एक लाइक बनता है दोस्तों। ठीक है, और मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में, एक बेटर क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी को करते रहिए। ठीक है, और रेगुलर आपको क्लास देखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।